इंडियन इकोनॉमी वो आर्थिक फैसले जिन्होंने भारत को बनाया दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से भारत की इकोनॉमी इम्प्रूव हुई है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। मौजूदा समय में भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज़ादी के बाद से सभी सरकारों की ओर से भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए किए गए प्रयासों के कारण ये संभव हो पाया है। इस आर्टिकल में हम आज़ादी के बाद से अब तक हुए सभी अहम फैसले आर्थिक सुधारों से संबंधित विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार करीब 3.75 ट्रिलियन डॉलर है और प्रति व्यक्ति आय $2600 है। IMF की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर दुनिया में सबसे अधिक है। पूरी वर्ल्ड की बात हो रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था मौजूदा समय में पूरे विश्व के लिए आकर्षक का केंद्र बनी हुई है। एक प्रकार का आकर्षण सा हो गया है लोगों को और उन्हें जिज्ञासा हो गई है कि भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे कैसे आगे बढ़ रही है। इसके पीछे के बड़ा कारण कोरोना महामारी के बाद यूक्रेन और रूस युद्ध के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का तेज़ी से विकास करना है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार अब लगभग 3.75 ट्रिलियन डॉलर का हो चुका है और आर्थिक सुधारों के कारण भारत ने बीते 76 वर्षों में ये उपलब्धि हासिल की है। हालांकि हम अभी चाइना से काफ़ी पीछे हैं, पर फिर भी जो विकास दर है काफ़ी सम्मानजनक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण। आज़ादी के करीब 12 साल पहले 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना परिचालन शुरू कर दिया था, लेकिन आज़ादी के 2 वर्ष बाद 1949 में केंद्रीय बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। इससे भारत सरकार को बैंकिंग सिस्टम पर कंट्रोल हासिल करने में मदद मिल गई। अब जब ये कंट्रोल हो गया तब प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ हुआ। 1951 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहली पंचवर्षीय योजना का शुरुआत किया गया। इस योजना का जो उद्देश्य था प्राथमिक क्षेत्र पर फोकस करना था और आपको बताएं स्टील प्लांट की शुरुआत की गई। भारत की आर्थिक गति को तेज करने के लिए 1959 में राउरकेला और भिलाई स्टील प्लांट का उद्घाटन हुआ। इसका उद्देश्य भारत की बढ़ती हुई स्टील आवश्यकताओं को घरेलू स्तर पर पूरा करना था। हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। भारत में खाद्य संकट को दूर करने के लिए 1964 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। इसमें सरकार की ओर से तेज़ी से खाद्य उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया और इसके लिए सरकार की ओर से किसान की मदद भी की गई। अक्टूबर 1965 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ओर से ऐलान किया गया कि भारत के पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त खाद्यान्न हैं, ग्रेन्स हैं। भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना। 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उस समय बैंक द्वारा ज़्यादा लोन और सुविधाएं केवल बड़े लोगों को ही दी जाती थीं। इस फैसले के बाद आम लोगों के लिए बैंक के दरवाजे खुल गए। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। 1991 में देश बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इस दौरान देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी काफ़ी कम हो गया था। नरसिम्हा राव की सरकार ने देश को इस संकट से निकालने के लिए वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का रास्ता अपनाया।
ग्लोबलाइजेशन से ही भारत की छवि अच्छी हुई है। वैश्वीकरण के तहत सरकार ने अपनी पहली बार 47 उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों को FDI की अनुमति दी। सरकार के इस कदम के बाद तेज़ी से भारत में FDI में बढ़ोतरी हुई। 1991-92 में 409 करोड़ रुपए, 1992-93 में 1094 करोड़ रुपए, 1993-94 में 1800 करोड़ रुपए 18 करोड़ रुपए और 1994-95 में 4312 करोड़ रुपए, 1995-96 में 6916 करोड़ रुपए और 1996-97 में 9654 करोड़ रुपए का FDI आया। अब काफ़ी अच्छी कंडीशन थी। निजीकरण कुछ कंपनियों का, कुछ उपक्रमों का प्राइवेटाइजेशन भी किया गया। वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ सरकार ने अर्थव्यवस्था की गति को तेज करने के लिए प्राइवेटाइजेशन का भी रास्ता बनाया। निजी क्षेत्रों को कच्चे तेल की खोज, शोधन, रिसर्च, दूरसंचार, कम्युनिकेशन, विमानन, एविएशन और एनर्जी जैसे पूर्व के निषिद्ध क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति दी गई। मतलब इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्रों के आरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटाकर 3 कर दी गई। अब केवल परमाणु ऊर्जा जो एटॉमिक एनर्जी है, परमाणु खनिज जैसे आपका यूरेनियम वगैरह है का खनन और रेलवे की सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। इन सुधारों के अलावा व्यक्तिगत आयकर में भी कटौती की गई। मतलब राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन के अधिनियम को 2003 में लागू कर दिया गया। देश में अहम आर्थिक सुधार लाने के लिए वाजपेयी सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 को लागू किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत के घाटे को कम करना है और आर्थिक प्रबंधन में सुधार करना था। सरकार के इस प्रयास के कारण GDP वृद्धि दर 2003 में 7.8% पर पहुंची, जो कि वर्ष 2000 में 3.8% थी। इस प्रकार सरकार ने भारत को संभावित मंदी से बाहर कर दिया। प्रधानमंत्री की जन धन योजना 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना को शुरू किया गया। इस योजना के तहत शून्य बैलेंस वाले खाते खोले गए। इसके जरिए करोड़ों लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया। GST मोदी सरकार ने 2017 में गुड्स और सर्विसेज टैक्स GST लागू किया। इसका उद्देश्य देश में कर व्यवस्था को आसान करना था। इससे देश के एक राज्य से दूसरे राज्य व्यापार करना आसान हो गया। हाँ, और इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को मोदी सरकार की ओर से किए गए अहम आर्थिक सुधारों में गिना जाता है। इसे 2016 में लागू किया गया है। इसका उद्देश्य कॉरपोरेट व्यक्तियों और फर्मों के दिवालियापन को प्रभावी ढंग से कम समय में निपटाना था। अगर कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है तो उसे निपटा लिया जाए, उसकी समस्या को निपटा लिया जाए। जय हिंद, जय